बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायुदाब के बारे में। एयर प्रेशर। वायुदाब का अर्थ है कि प्रति इकाई क्षेत्र पर पृथ्वी के धरातल पर ऊपर से नीचे की ओर हवा जितना भार या जितना दबाव पैदा करती है उसे वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है और 1 मिलीबार का अर्थ है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितने ग्राम हवा दबाव डालती है। समुद्र के ऊपर वायुदाब सबसे अधिक होता है, जिसका मान 1013.2 मिलीबार होता है। 1013.2 मिलीबार का अर्थ है कि 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु दबाव उत्पन्न करती है। यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर में हवा 10 से 34 ग्राम का भार पैदा करती है, 10 से 34 ग्राम का दबाव पैदा करती है। इसे ही मानक माप माना गया है। वायुदाब पर हवा की गति, तापमान, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इन सब कारकों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई भी वायुदाब का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊंचाई के अनुसार चूंकि हवा की सघनता ऊपर की ओर जाने पर घटती जाती है, इसलिए ऊंचाई जैसे जैसे हम ऊंचे स्थान की ओर जाते हैं या ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुमंडल में, वैसे वैसे वायुदाब घटता जाता है। इसी तरह से गतिशील हवा वायुदाब को कम करती है। इसी तरह से जलवाष्प की मात्रा अगर वायु में बढ़ जाए तो वायुदाब घट जाता है और जलवाष्प की मात्रा घट जाए तो वायुदाब बढ़ जाता है। इस प्रकार ये सभी कारक मिलकर वायुदाब का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी स्थान का तापमान वायुदाब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे तापमान अगर ज़्यादा हो तो वायुदाब घट जाता है और तापमान अगर कम हो तो वायुदाब बढ़ जाता है। यही कारण है कि किसी भी स्थान का वायुदाब इन सभी कारकों के प्रभाव के कारण 24 घंटे एक समान नहीं होता है। यह 24 घंटे की अवधि में किसी भी स्थान पर 2 बार बढ़ता है तो 2 बार घटता है। 24 घंटे में इस 2 बार बढ़ने और घटने के कारण बैरोमीटर जो कि वायुदाब का मापन करता है में भी उतार चढ़ाव पाया जाता है। 2 बार बैरोमीटर का पारा ऊपर चढ़ता है तो 2 बार नीचे घटता है। इसे ही बैरोमेट्रिक टाइड कहते हैं। वास्तव में वायुदाब के बढ़ने का समय सुबह 4 बजे से 10 बजे दिन का है और फिर शाम को 4 बजे से 10 बजे दिन। इस पीरियड में वायुदाब बढ़ता है, जबकि इसके बाद के पीरियड में यानी 10 बजे से 4 बजे दिन और 10 बजे से 4 बजे रात तक, सुबह 10 बजे से 4 बजे रात तक वायुदाब घटता है। इस प्रकार 2 बार वायुदाब बढ़ता है 24 घंटे में और 2 बार वायुदाब घटता है। वायुदाब के बढ़ने और घटने की इसी घटना को बैरोमेट्रिक टाइड कहते हैं। लेकिन यह वायुदाब का यह उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे घटता जाता है और 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव लगभग समाप्त हो जाता है। सामान्य स्थिति में 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। यह वायुदाब के घटने की एक मानक दर है। इसी प्रकार 5500 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के धरातल का वायुदाब घटकर आधा रह जाता है और 11000 मीटर की ऊंचाई पर यह केवल 1/4 रह जाता है। यहाँ पर परीक्षा में 3-4 प्रश्न इसी से संबंधित पूछे जाते हैं। पहला यह कि वायुदाब को मापने का मापक क्या है, तो मिलीबार है, यानी मिलीबार में वायुदाब के गणना की जाती है। दूसरा कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायुदाब को ग्राम में मापा जाता है। तीसरा कि इसका मान कितना है, यानी कि वायुदाब का सागर तल पर कितना मिलीबार पाया जाता है, तो 1013.2 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है। लेकिन अगर इसे दाब के रूप में प्रति वर्ग सेंटीमीटर ग्राम के रूप में अगर व्यक्त करें तो यह 10 से 34 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में यह भी पूछा जाता है कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो तापमान है, ऊंचाई है, जलवाष्प की मात्रा है, हवा की गति है। वायुदाब का वितरण हम समदाब रेखाओं के द्वारा धरातल पर दिखाते हैं। मानचित्र पर वायुदाब का वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। इसे आइसोबार कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वायुदाब का वितरण दिखाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, आइसोबार या समदाब रेखाएं। अगर समदाब रेखाएं पास पास होती हैं धरातल पर तो इसका मतलब है कि वायुदाब में बहुत तीव्र अंतर आ रहा है, और अगर समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं तो इसका मतलब है कि वायुदाब में बहुत तेजी से अंतर नहीं आ रहा है। समदाब रेखाएं 2 स्थानों को जहाँ की वायुदाब एक समान हो मिलाने वाली रेखा होती है। पृथ्वी के
संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर दो मुख्य वायुदाब पेटियां तापमान के कारण उत्पन्न होती हैं। एक तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में खासकर 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, और यह बहुत अधिक तापीय प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं और हवाओं को गर्म कर ऊर्ध्वमुखी प्रवाह हवा का बनाती है, जिसके चलते धरातल के समीप की हवा गर्म होकर ऊपर उठती जाती है और धरातल पर वायुदाब काफी घट जाता है। यह सबसे निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ निम्न दाब की स्थिति इतनी ज़्यादा होती है कि धरातल पर क्षैतिज प्रवाह हवाओं का होना संभव नहीं होता है। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से इस क्षेत्र में हवाएं प्रवेश करती हैं, ये गर्म होकर सीधा ऊपर की ओर उठ जाती हैं और क्षैतिज प्रवाह नहीं हो पाता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्षैतिज प्रवाह नहीं होने के कारण डोल्ड्रम कहते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्रों में हवाओं का तापमान काफ़ी कम होने के कारण हवाएं काफ़ी भारी हो जाती हैं और नीचे की ओर उतरती हैं। नीचे की ओर उतरती हुई हवाएं सबसे अधिक वायुदाब उत्पन्न करती हैं। यहाँ हवाएं नीचे बैठती हैं, इसलिए प्रतिचक्रवातीय स्थिति होती है, जबकि विषुवतरेखीय क्षेत्र में हवाएं ऊपर उठती थी, इसलिए चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न करती थी। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर वायुदाब सबसे अधिक पाया जाता है, और दूसरा तापमान के कारण, और इसी तापमान की अधिकता के कारण विषुवतरेखीय क्षेत्रों में वायुदाब सबसे कम पाया जाता है। यह दो ताप जनित वायुदाब पेटियां हैं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन इन दोनों ताप जनित पेटियों के बीच गति पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और पृथ्वी पर हवाओं के प्रवाह के कारण दोनों गोलार्धों में दो अन्य वायुदाब उच्च और निम्न वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कुल 3, दक्षिणी गोलार्ध में कुल 3 और विषुवत रेखा पर 1, और इस प्रकार कुल 7 वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। इस प्रकार अगर हम नाम के अनुसार देखें तो सबसे पहली पेटी जो ताप जनित है विषुवत रेखा के ऊपर उत्पन्न होती है, जिसे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। इसकी सीमा 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति का कारण होता है बहुत अधिक सूर्यातप की प्राप्ति, जिसके कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं और धरातल पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे ठीक उत्तर या दक्षिण की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो लगभग 30 डिग्री अक्षांश के पास यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास ऊपर से नीचे की ओर उतरने वाली हवाओं के कारण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। चूंकि ये उष्ण क्षेत्र के करीब में होता है, इसलिए उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। इसका निर्माण गतिक प्रभाव के कारण होता है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यहाँ पर प्रतिचक्रवाती स्थिति उत्पन्न होती है और नीचे उतरती हुई हवाएं धरातल पर उतरने के बाद उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। दक्षिण की ओर जब ये मुड़ती हैं तो ये विषुवतरेखीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं और इन हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। यह घटना दोनों गोलार्ध में होती है, जबकि इसके बाहर ध्रुवों की ओर जो हवाएं मुड़ती हैं वह पछुआ हवा कोरियोलिस प्रभाव के कारण पछुआ हवा का रूप ले लेती हैं और उसे पछुआ पवन के रूप में जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में यही पछुआ पवन जब काफी आगे आती हैं तो विषुवतरेखीय क्षेत्र पर उतरने वाली हवाएं जो कि ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरने वाली हवाएं जो कि विषुवतरेखीय क्षेत्र की ओर मूव कर रही थी उनसे टकराती हैं, और यह घटना 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। कहने का मतलब कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुव की ओर बहने वाली हवाएं और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली हवाएं 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच आपस में टकराती हैं, जिसके चलते दोनों पुनः मिलकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं और यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण करती है। इस प्रकार ध्रुवीय क्षेत्र और विषुवतरेखीय क्षेत्र के बीच उच्च वायुदाब पेटी और निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है दोनों गोलार्धों में, और इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। कुल 7 पेटियों का निर्माण होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पेटी ताप जनित है या निम्न में से कौन सी पेटी गतिक जनित है। तो ताप जनित पेटियां केवल 2 हैं, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो कि ज़्यादा गर्मी के कारण उत्पन्न होती है, और दूसरा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो तापमान के काफ़ी कम होने के कारण हवाओं के नीचे उतरने के कारण उत्पन्न होती है। इसके विपरीत गतिक जनित यानी पृथ्वी की खुद की गति और पृथ्वी के हवाओं की गति,
पृथ्वी के धरातल पर बहने वाली हवाओं की गति के कारण दो अन्य पेटियां उत्पन्न होती है, जिसमें एक उच्च वायुदाब की होती है तो दूसरी निम्न वायुदाब की होती है। एक ऊपर उठती हवाओं के कारण बनने वाली पेटी होती है, तो एक नीचे उतरती हवाओं के कारण बनने वाली पेटी होती है। ये दोनों पेटियां जैसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये दोनों की दोनों गतिक कारकों से उत्पन्न पेटियां हैं, वायुदाब पेटियां हैं। धरातल पर बनने वाली इन वायुदाब पेटियों के कारण धरातल और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को मिलाकर अगर हम देखें तो एक खास वायु सेल का, एयर सेल का निर्माण होता है। अब जैसे निम्न विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है, इस क्षेत्र में ऊपर उठने वाली हवाएं जब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक पहुंचती हैं तो दोनों ध्रुवों की ओर विभाजित हो जाती है। आगे ध्रुवों की ओर ये चलती हैं और काफ़ी दूर तक जाने के बाद लगभग 30 डिग्री अक्षांश तक पहुंचने के बाद ये इतनी ठंडी हो चुकी होती है और भारी हो चुकी होती हैं कि अब ये नीचे उतरने लगती हैं। तो धरातल पर जब ये नीचे उतरती हैं तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच धरातल पर नीचे उतरती हैं और नीचे उतरने के बाद पुनः इसकी एक शाखा विषुवत रेखा की ओर तो दूसरी शाखा ध्रुवों की ओर चल देती है। तो इस प्रकार 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच हवाओं का एक सेल बनता है, जो जिसे हेडली सेल कहते हैं। दूसरी तरफ ध्रुवीय क्षेत्रों में नीचे की ओर उतरने वाली हवाएं विषुवत रेखीय के क्षेत्र की ओर चलती हैं, लेकिन काफ़ी दूर तक यानी 70 डिग्री अक्षांश 70 से 60 डिग्री अक्षांश तक पहुंचने के बाद ये हवाएं पछुआ पवन, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की ओर से आने वाली हवाएं हैं, उनसे टकराती हैं। ये घटना 60 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच होती है और यहाँ पर पछुआ पवन ध्रुवीय पवनों से टकराने के बाद एक दूसरे से मिलकर ऊपर की ओर उठते हैं। तो ऊपर की ओर उठते हैं और इसमें से जब काफ़ी ऊंचाई तक ये हवाएं उठ जाती हैं तो क्षोभ मंडल की इस सीमा पर दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक शाखा विषुवत रेखा की ओर चलती है तो दूसरी शाखा ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाती है। विषुवत रेखा की ओर आने वाली शाखा 35 डिग्री अक्षांश के बाद पास नीचे उतरने लगती है और ध्रुवों की ओर जाने वाली शाखा ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर पहुंचकर नीचे उतरने लगती है। तो इस प्रकार 60 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच एक दूसरा सेल का निर्माण होता है, जिसको हम फेरेल सेल कहते हैं, और 70 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच जो सेल का निर्माण होता है हवाओं का, उसको हम ध्रुवीय सेल कहते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडलीय स्तर पर इन वायुदाब पेटियों के निर्माण के कारण 3 अलग अलग वायु सेलों का, वायु कोषों का निर्माण भी होता है। इस प्रकार इन वायुदाब पेटियों और सेलों के निर्माण में तापमान, जलवाष्प की मात्रा, पवन की दिशा, कोरियोलिस प्रभाव और पृथ्वी का घूर्णन, ये सभी कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन वायुदाब पेटियों के प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली पेटी है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, जहाँ पर धरातल के ऊपर निम्न वायुदाब के कारण डोल्ड्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। डोल्ड्रम का मतलब कि कहीं भी हवा का मूवमेंट ना हो, ना आगे धरातल के ऊपर क्षैतिज हवा का प्रवाह होना, समाप्त होना, ना आगे बढ़े ना पीछे हटे, ना किसी भी दिशा में हवा चल नहीं पाती, क्योंकि जो प्रत्येक स्थान इस क्षेत्र में 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच का यह क्षेत्र सौर्य ताप के प्रभाव के कारण काफ़ी गर्म क्षेत्र होता है और हवाएं गर्म होकर सीधा ऊपर की ओर उठ जाती हैं। ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता है, जिसके चलते क्षैतिज प्रवाह होना बंद हो जाता है। क्षैतिज प्रवाह के बंद होने की यही घटना डोल्ड्रम कहलाती है। यहाँ प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र डोल्ड्रम का क्षेत्र है। दूसरा कि चूंकि इसका संबंध, इस वायुदाब पेटी का संबंध सूर्य की लंबवत किरणों के कारण या सूर्य के सौर्य प्रभाव के कारण है, इसलिए जैसे जैसे सूर्य का विस्थापन विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर होता है, वैसे वैसे इस वायुदाब पेटी का भी विस्थापन उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण में चूंकि विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर चूंकि समुद्र का प्रभाव ज़्यादा है, समुद्र का विस्तार ज़्यादा है, इसलिए इसका विस्थापन बहुत अधिक दूर तक नहीं या उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं देखा जाता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थल का विस्तार ज़्यादा है, इसलिए इसका विस्थापन 23 डिग्री अक्षांश तक देखा गया है। और डोल्ड्रम की स्थिति इन क्षेत्रों में जब सूर्य का कर्क रेखा पर होता है तो निम्न वायुदाब की स्थिति इन क्षेत्रों में उत्पन्न हो जाती है, और यही निम्न वायुदाब की स्थिति जो स्थलखंड क्षेत्रों पर उत्पन्न होती है, अपनी ओर हवाओं को आकर्षित करने के कारण वर्षा करवाती है। भारत का मानसून
इसी विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटियों के विस्थापन का परिणाम है। भूमध्य रेखी इसी प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का भी उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापन होता है, जिसके कारण भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्माण होता है, जलवायु पेटी का निर्माण होता है। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। चूंकि यह हवाओं का ऊपर से नीचे की ओर उतरने की घटना इस वायुदाब पेटी में होती है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर, इसलिए सतह पर, सागरीय सतह पर इस क्षेत्र में, इस अक्षांश के बीच के क्षेत्र में पहले नौकाएं, व्यापारिक नौकाएं जब फंस जाती थी तो आगे की ओर बढ़ नहीं पाती थी। लोग इसको समझ नहीं पाते थे, तो उनको लगता था कि ज़्यादा भार के कारण नौकाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं, इसलिए घोड़ों का व्यापार करने वाली नौकाओं के नाविक अपने नावों से घोड़ों को उतारकर समुद्र में फेंक देते थे ताकि नाव हल्की हो जाए और आगे बढ़े, या फिर घोड़ों के फेंकने जाने के कारण उत्पन्न तरंगों के आधार पर नावें आगे बढ़ती थी। इसलिए इस अक्षांश को अर्सो अक्षांश भी कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। इस उच्च वायुदाब पेटी क्षेत्र में प्रतिचक्रवातीय स्थिति पाए जाने के कारण विश्व का अधिकांश मरुस्थल इसी क्षेत्र में स्थित है। अब तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यह वायुदाब पेटी एक तरफ ध्रुवीय उत्तर की ओर से ध्रुवीय हवाओं का अनुभव करती है, तो दूसरी दक्षिण की ओर से पछुआ हवाओं का अनुभव करती है। दोनों हवाएं इस क्षेत्र में आपस में मिलती हैं, जिसके चलते उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ उत्पन्न होते हैं, और इस उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण यह सालों भर वर्षा होती है। खास करके यह वर्षा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है, और पश्चिमी यूरोपीय तिल्ल जलवायु की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण यही है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो कि संसार में सबसे बेहतरीन जलवायु मानी जाती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर वायु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग